नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, बहुत दिन से जिस खुशखबरी का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुकी है। मलेशिया में मेडिकल शुरू हो चुका है और जो लोग प्लांटेशन वर्कर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, प्लानिंग में थे, करने वाले हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग मलेशिया का काम ना होने की वजह से दूसरे दूसरे देशों में प्लान कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सो दोस्तों, जो लोग भी मलेशिया के लिए प्लांटेशन वर्कर के लिए इंटरेस्टेड है, वो लोग इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद हमारी टीम को कांटेक्ट करें और मेडिकल की डेट जो फिक्स हो रही है, मुंबई आके मेडिकल करवाएं। मेडिकल 15 फरवरी को होगा मुंबई में। मॉर्निंग में 9 बजे से पहले आप कभी भी पहुंच सकते हैं। 9 AM मुंबई में, मुंबई सेंट्रल में मिलेंगे। मैं खुद मिलूंगा मुंबई में 15 तारीख को, और 15 तारीख को मेडिकल होगा, 16 तारीख को बायोमेट्रिक होगा। दोनों प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद में उनका वीज़ा एप्लीकेशन में चला जाएगा। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दोबारा शेयर करता हूं मैं, क्योंकि जब ये रिक्वायरमेंट चल रही थी उस टाइम पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी न्यू है और उनको इस प्रोफाइल के बारे में पता नहीं है। पैंडेमिक के पूरे पीरियड में मलेशिया की ये वैकेंसी क्लोज्ड रही। सो दोस्तों, रिक्वायरमेंट ये है, वहाँ पर पाम ऑयल सेक्टर की कंपनी है जो कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें हमें 32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अभी फिलहाल हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो 3,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3,000 वर्कर की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो 20 साल से लेकर 43 साल के बीच में हो, 20 से 43 ईयर के बीच में हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली 44 तक कर सकते हैं, लेकिन 44 का मतलब ऐसा है कि 43 ईयर्स 10 मंथ्स भी होगा तो उनको प्रोसेस किया जा सकता है। 43 ईयर्स 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ, लेकिन 43 ईयर्स 10 मंथ से ऊपर होगा तो उनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि मलेशिया में एंट्री होते होते उनका 44 नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट जो 20 साल, कम से कम 20 साल की एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज होना चाहिए 43 ईयर्स 10 मंथ्स। अब इसमें से नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर से लाइफ में कभी टीबी नहीं हुआ हो। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो कहीं से भी, मिस इंडिया के किसी भी कॉर्नर से 15 तारीख को मुंबई आ सकते हैं। और मेडिकल, एक छोटा सा मेडिकल, चाहे तो वो नॉर्मल चेकअप करा के आएँ कि उनको टीबी तो नहीं है। एक बार टीबी का चेकअप करा के आएँ तो बेस्ट होगा, क्योंकि मेडिकल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली। इसमें मेडिकल और बायोमेट्रिक में 9,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 6,000 प्लस 3,000। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो लोग एक बार नॉर्मल चेकअप करवा लें अपना, खासतौर से एक्सरे का, कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, खासतौर से टीबी की। एक नॉर्मल चेकअप के बाद में यहाँ पर आएंगे तो उनका मेडिकल हो जाएगा और बायोमेट्रिक हो जाएगा। दोनों होने के बाद उनका वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चला जाएगा। और अभी जिनका 15 फेब को मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, उनका हम उम्मीद कर सकते हैं कॉलिंग लेटर मार्च एंड तक आ जाएगा, और अप्रैल में उनका वीज़ा स्टैंपिंग और फ्लाई हो जाएगा। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली प्लान करके आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में है। मेडिकली फिटमेंट और फिजिकल फिटमेंट। फिजिकल फिटमेंट का मतलब ये, कम से कम 50 किलो का वजन होना चाहिए। 50 किलो का वजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि और कम वजन होने पर दुबले पतले होंगे और काम नहीं कर पाएंगे। और एक कोई भी कैंडिडेट जो वर्कर मीन्स अच्छे से वर्क कर सके, प्रोडक्शन अच्छे से दे सके, मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए और मैक्सिमम वेट 85 या 90 kg होना चाहिए। अगर हाइट बहुत अच्छी है तो 100 kg भी होगा तो भी चल सकता है, लेकिन 85-90 kg को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि काम करना है वहाँ पर। जो भी कैंडिडेट्स फुर्तीले हैं वो काम कर सकते हैं, उनके लिए वेट का जो कॉम्बिनेशन है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनका फिट हो सकता है कि नहीं। मिनिमम वेट 50 किलो, मैक्सिमम 85 kg या 90 kg। हाइट की बात करेंगे तो हाइट में 5 फीट तक ही, मिनिमम हाइट 5 फीट होना चाहिए। वैसे अगर 1-2 इंच कम होगा चलेगा, लेकिन 5 फीट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मिनिमम 5 फीट होना चाहिए, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होता है इसमें। बीमारी में टीबी तो खासतौर से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी HIV, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर, BP और शुगर एंड स्किन की प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बड़े नंबर का चश्मा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेडिकली कंप्लीटली फिट होना चाहिए, और पासपोर्ट पे उनके कम से कम 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके बाद जिस दिन उनका कॉलिंग वीजा पे स्टिकर लगेगा, 1 साल 1 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी उनके पासपोर्ट में होना ही चाहिए। तो 18 मंथ्स की वैलिडिटी कंपलसरी है अप्लाई करने के टाइम पर। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, इंग्लिश हो या ना हो,
कोई भी कैंडिडेट जो पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, ECR हो, ECNR हो, कोई भी क्वालिफिकेशंस हो, इंग्लिश कैसी भी हो, कोई भी लैंग्वेज में बात करते हो, सिर्फ हमें बंदे चाहिए जो मेहनत करके काम कर सकते हैं। उनका वीज़ा लगवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मेन चीज़ है कि वो मेडिकली फिट, फिजिकल फिट और वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो लोग मेहनती हों और जो होम सिकनेस ना हो। होम सिकनेस सबसे बड़ा फैक्टर है। होम सिकनेस होने पर होने वाले कैंडिडेट्स इसमें ना अप्लाई करें, और खासतौर से जो लोग मेहनत ना करना चाहते हो वो लोग भी इसमें ना अप्लाई करें, क्योंकि इस प्रोफाइल में जाएंगे उनको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि पाम ऑयल एक प्रकार से एग्रीकल्चर का काम है। पाम ऑयल, पाम का पेड़ होता है, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर चढ़ के नहीं, उसी के लिए काम करना पड़ता है। जिसमें से जब झाड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको पत्ते वगैरह काट करके क्लीन करना होता है। फल लगते हैं तो फल को सुरक्षित रखने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है। जो ज़्यादा शाखाएं बढ़ रही हैं उनको काटना होता है, प्रॉपर तरीके से उसको सिक्योर प्लेस देना होता है। फल पक जाता है तो उसको ऊपर से काट के नीचे गिराना होता है। उसके बाद में फल को लोडिंग करना पड़ता है। जो भी उनका ट्रॉली है जो आता है लोडर, उसमें से लोडिंग करना पड़ता है। ये टोटल काम रहता है। जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें उनको स्प्रे करना पड़ता है, दवा छिड़कनी पड़ती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले बताया था कि क्या क्या एक्चुअली काम है, और यहाँ पर A to Z काम में से कोई भी काम मिल सकता है। काम बहुत है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत हैवी काम हो। इसमें काम जो रूटीन में काम करने वाले हैं, जो ज़्यादा मेहनती हैं, वो लोग इनकम अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि इनकम अच्छी होगी कब, जब वो मेहनत से काम करेंगे। लेकिन जो घड़ी देख के काम करने वाले हों, जो बहुत हल्का फुल्का काम करने की प्लान कर रहे हैं, वो लोग इसमें प्लान ना करें। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काम बहुत है और इनकम भी बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक्सपेंस बहुत कम आने वाला है, बहुत ही कम एक्सपेंस आएगा। जो कि देखा जाए हमारे पास में सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो यही प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको बहुत ही कम बजट में मलेशिया जाने का मौका मिल जाएगा। 3 साल का स्टिकर वीज़ा मिलेगा, स्टैंपिंग वाला वीज़ा मिलेगा, वर्क परमिट वाला वीज़ा मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी कैंडिडेट्स के लिए कि कहीं पर भी विजिट में नहीं जाना है, जॉब की पूरी सिक्योरिटी है। जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में सेमी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें है। सेमी गवर्नमेंट कंपनी का होने का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आप कहीं पर भी अगर जाते हो, अगर बताते हो, कोई पूछता है कहाँ पे काम करते हो, आप बोलो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मान लीजिए आपको फिर और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है जैसे अगर इंडिया में कोई ONGC में काम करता हो तो उसको ONGC में काम करने वाले को जो रेपुटेशन मिलती है वैसी उनको मिलती है। रेपुटेशन का मतलब ऐसा है कि अगर कोई पुलिस वाले आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हो आप, और उन्होंने पूछा कहाँ काम करते हो, आप सिर्फ बोलो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। आप सिर्फ इतना बोलोगे, ये मान लीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई क्वारीज नहीं होगी। और मलेशिया एक्चुअली बहुत ही बड़ा देश है। एक प्रकार से वहाँ पर पूरा ही मलेशिया है वो पाम ऑयल पर निर्भर है। पूरे मलेशिया में पाम ऑयल के बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो कहीं पर भी आपका वर्क लोकेशन हो सकता है। एकोमोडेशन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, स्पेस अच्छा होता है, कंजेस्टेड नहीं होता है, साफ़ सुथरा होता है, और वर्क लोकेशन के पास में होता है। आप वॉकिंग करके भी जा सकते हैं या फिर लोडर या ट्रैक्टर के माध्यम से भी जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से आप अपने वर्क लोकेशन पे जा सकते हो। वर्क लोकेशन बिल्कुल पास में होता है अपने एकोमोडेशन के बिल्कुल पास में। एकोमोडेशन में आपको किचन मिलेगी कंपनी की तरफ से। जब शुरू में आप जाओगे तो पहले महीने के लिए वो राशन पानी भी देते हैं, किचन का मटेरियल देते हैं, और गैस वगैरह देते हैं, कुछ बर्तन वगैरह भी देते हैं जिससे कि आप कुकिंग कर सको। और उसके बाद फिर आपको सब्जी और बाकी मटेरियल लेना पड़ेगा, डेली कुकिंग कर सकते हो। आपको वेज नॉन वेज जो भी आपको बनाना आप बना सकते हो। मीन्स वहाँ पर इतनी फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से बहुत सारे काम कर सकते हो। ये वर्क लोकेशन ऑब्वियसली सिटी से दूर होती है, क्योंकि जहाँ पर पाम के ट्रीज होंगे वहीं पर आप इसके बारे में यहाँ पर इस कंपनी में काम करेंगे। तो वहाँ पर आप उस लोकेशन में बिल्कुल एक नेचुरल वातावरण है जहाँ पर स्वच्छ हवा मिलेगी आपको। जो वायुमंडल होगा बहुत अच्छा होगा, एक एटमॉस्फेयर होता है बहुत अच्छा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्वस्थ हेल्दी वातावरण मिलने वाला है काम करने के लिए। काम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन रूटीन में करना होता है। प्रोडक्शन जैसा देंगे आपको इनकम वैसी होगी। बेसिक सैलरी की बात करूं तो बेसिक सैलरी जो मिलने वाली है वो मीन्स 1200 प्लस 100 मिलती है। 1200 बेसिक होती है, 100 अलाउंसेस की मिलती है, तो 1300 बन जाती है। 1300 MYR मलेशियन रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग
23,000 रुपये के बराबर होती है, लगभग 23,000 रुपये के बराबर। अब इसमें से अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो ये मान लीजिए कि एक्सपेंस निकालने के बाद में कोई भी कैंडिडेट अपने घर पे 19-20,000 रुपये आराम से भेज सकता है बिना ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम किए। लेकिन अगर मेहनती लोग होंगे वो लोग इसमें 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 भी कमा सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी आपको शेयर किया था कि मैं खुद विजिट करने खुद कैंडिडेट को ड्रॉप करने जाता हूं, तो वहां पर मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। क्योंकि उनकी सैलरी बहुत अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया, रेगुलर रहे, तो उनकी 3-3 हज़ार रिंगिट सैलरी उठाई है उन लोगों ने। तो यहाँ पर जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी। आप मेहनत करोगे तो 35,000 भी मिल सकती है, 40,000 भी मिल सकती है, 45,000 भी मिल सकती है। और जब मैंने कंपनी मैनेजमेंट से बात की कि यहाँ पर जो सैलरी होती है वो ऑन एवरेज सैलरी कितनी होती है जो ओवर टाइम मिला के होती है, तो मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पर लगभग 50-60% लोगों की जो इनकम होती है वो 35,000 से 45,000 के बीच में होती है। मीन्स जो मेहनत करता है ना उसको 2,000 से 2,500 आराम से मिल जाता है। मीन्स 2,000 से 2,500 रिंगिट अगर सैलरी मिलती है तो ये मान लीजिए कि ये बहुत अच्छी सैलरी है। 3,000 भी जा सकती है, लेकिन जो बहुत मेहनती होंगे उनके लिए रहेगी। यहाँ पर जो बिल्कुल घड़ी देख के काम करने वाले होंगे वो भी 23,000 तो कमा सकते हैं, और ऑब्वियसली छुट्टी करेंगे तो फिर वो बेसिक भी नहीं ले पाएंगे। जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसमें काम रहेगा। अब ओवर टाइम का फंडा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं यहाँ पर ओवर टाइम घंटे के हिसाब से ना होकर प्रोडक्शन के हिसाब से है। जैसे आपको एक कोई गार्डन दे दिया, उस गार्डन में काम है 10 दिन का, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 10 दिन का काम है। अब वहां पर 5 लोगों को 10 दिन के अंदर काम करना है। अगर 5 लोगों ने मेहनत करके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के वो 10 दिन का काम 5 दिन में ख़त्म कर दिए, तो जो 10 दिन का पे आउट है उनको 5 दिन में ही मिल जाएगा। ये उनका फंडा है। जो जितना प्रोडक्शन देगा उसके हिसाब से उनकी इनकम रहेगी। सो जो भी कैंडिडेट हैं जो एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड है, मेहनती है, जैसे मान लीजिए कभी जब अभी मार्च महीने में गेहूं की कटाई होने वाली है, तो देखा जाए कुछ लोग एक सेम खेत को 2 दिन के अंदर काटते हैं, कुछ लोग 1 दिन में ही काट देते हैं। जो फुर्ती में काम करते हैं उनका रिजल्ट फास्ट होता है। सेम फंडा यहाँ पर होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ना उतना ही आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। और 50-60% लोग 35,000 से 45,000 के बीच में कमा रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से डेटा मिला हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर स्कोप है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंपनी आपको पे आउट देगी, फैसिलिटीज देगी। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को ड्राइविंग आती है, किसी के पास में हैवी लाइसेंस है, तो कंपनी उन लोगों को प्रमोट करके जो लोडर या ट्रैक्टर होते हैं उसको चलाने के लिए ड्राइवर का काम दे देती है, और ड्राइवर के काम में सैलरी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो टेक्निकल ट्रेड के लोग होते हैं, ये कमिटमेंट नहीं है लेकिन ये ऑप्शंस हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी है। ऐसा होता है कि जो भी कैंडिडेट टेक्निकल ट्रेड के लोग होते हैं और वहां पर जाते हैं, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर ही अगर कंपनी को इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, जो उनका प्लांट है, आप सोचो जो पाम ऑयल का काम होता है, पाम ऑयल का काम 2 पार्ट में होता है। एक एग्रीकल्चर से उसको उत्पादन करना, दूसरा वो फल से तेल बनाना और बाकी प्रोडक्ट बनाना। तो उनका जो प्लांट होता है वहां पर वो हायरिंग करते हैं, वो डायरेक्ट कभी नहीं करते हैं। वो हमेशा हायरिंग उन लोगों से लेते हैं जो मलेशिया में प्लांटेशन वर्कर में काम करते हैं। सपोज कीजिए अगर प्लांटेशन वर्कर में 3,000 लोगों को प्लेस किया, अब 3,000 में से जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले हों, जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है, ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो अपने प्लांट में, फैक्ट्री में भेज देते हैं और उनको टेक्निकल काम मिल जाता है। लेकिन वो सब चीज़ें उनके वर्किंग के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके रिजल्ट के ऊपर रहेगा, और सीनियर्स के साथ में कैसी बॉन्डिंग है उसके हिसाब से रहेगा। स्कोप मिलता है जो टेक्निकल ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्लांट में जो यहाँ पर वर्क मीन्स तेल बनता है, बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें डेफिनेटली ये स्कोप रहता है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं उसमें मूव हो जाते हैं। लेकिन अपने आप नहीं, परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं, और उनका परफॉर्मेंस और सीनियर के साथ में बॉन्डिंग अच्छे होना चाहिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में काम करते हैं, एक डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एक कहावत है कि जिम्मेदारी उन्हीं कंधों को दी जाती है जिनको मिस जिम्मेदारी वहन करने की शक्ति होती है, जो उस जिम्मेदारी को मिस निर्वाह कर सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वेटेज मिलता है, कंपनी एडिशनल बेनिफिट्स देती है। कंपनी की तरफ से अभी लॉकडाउन के अंदर कंपनी वालों ने बहुत अच्छे सपोर्ट किया था।
और जो कैंडिडेट ने वर्क नहीं किया था उस पीरियड में भी उनको बेसिक पे आउट जरूर मिला था। हमारे पास में जो अपडेट आया था ना उसके हिसाब से मीन्स अगर वो 2 घंटे भी काम कर रहा है तो भी कंपनी ने उनको बेसिक पे आउट जरूर दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक सैलरी काम हो या ना हो कंपनी पे कर रही तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मीन्स मलेशिया में देखा जाए तो मलेशिया में जो एनवायरनमेंट है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि सुबह रात में सर्दी रहेगी, दिन में गर्मी रहेगी, शाम को बारिश हो जाएगी। ये एक एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है। वहाँ पर कई कई टाइम अगर बारिश हो रही तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, उसमें काम करना होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहेगा वो शायद नहीं मिल पाएगा। काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका वेटेज मिलेगा। दोस्तों काम बहुत टफ नहीं है, कोई बोले मैंने ऐसा काम नहीं किया, तो काम बिल्कुल टफ नहीं है। आप वहाँ पर जाके आराम से सीख सकते हो, लेकिन आपके अंदर लगन होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, कोई भी कैंडिडेट जो कम से कम 1.5 साल तक उस कंपनी, वैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो 1.5 साल से पहले आने का प्लान करेंगे तो उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंपनी के हिसाब से रहेंगे। 1.5 साल के बाद प्लान करेंगे तो कंपनी शायद छुट्टी भी अपने हिसाब से दे देगी और उनको पेमेंट्स भी पूरी रिलीज हो जाती है। अगर कोई एक सर्टेन पीरियड के पहले आते हैं तो वो एक मुश्किल होता है। अगर कुछ रियली कुछ इश्यू है उस केस में तो अलग बात है, उस केस में कंपनी मैनेजमेंट हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करती है। लेकिन काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से कोई लोग जो डर के प्लान करते हैं कि आना है, तो वो चीज़ के लिए मुश्किल। तो यहाँ पर होम सिकनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के लोगों की याद आ रही है, मैंने यहाँ पे इतने लंबे कहीं कभी नहीं रुका, वो चीज़ आपको साइड में करनी पड़ेगी। जो लोग लंबे समय तक बाहर रह सकते हैं और मेहनत करके काम कर सकते हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, दुनिया की और भी देशों के लोग आके काम करते हैं, तो आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि गए 2 महीने के अंदर नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी बॉडी दर्द कर रही, ये है वो है। ऐसा करेंगे तो फिर कंपनी के लिए भी नुकसान होगा, आपके लिए भी नुकसान होगा और करियर के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी काम करके शॉर्ट टाइम में छोड़ोगे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको पक्का मिलने वाला है। तो जो लोग मेहनती हैं, होम सिकनेस नहीं है और ट्रांसपेरेंट हैं, कोई भी अगर प्लानिंग करनी है कंपनी को बराबर बता के आओगे, कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी, कंपनी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगी। वैसे जेन्युइन रीजन पर वो 1 साल के बाद भी परमिट कर देते हैं, बंदे को टिकट खुद लेना पड़ता है, लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से सर्टेन अमाउंट वो रोक के रखते हैं सैलरी का। उसके बाद बंदा दोबारा ज्वाइन करता है तो उसको वापस ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन वो जब वैलिड रीजन हो। ऐसा नहीं कि मेरे भतीजे का बर्थडे है मैं घर जाने वाला हूँ, ऐसे रीजन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा रीजन जो बहुत रियल हो और बड़ा रीजन हो, जैसे घर में आपके सगे में आपकी फैमिली में किसी का भाई की या सिस्टर की शादी है, खुद की शादी है, वो एक हो सकता है, या पेरेंट्स में कोई किसी की बीमारी हो गई है या कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, उस केस में वो लोग परमिट करते हैं और डेफिनेटली पूरा सपोर्ट के साथ में परमिट करते हैं। वीज़ा भी उनका एक्टिव रहता है, कैंसिल नहीं करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसे केस में कैंडिडेट को टिकट खुद लेके आना पड़ता है। लेकिन अगर वो 2 ईयर के बाद आएंगे तो कंपनी खुद टिकट देगी उनको और छुट्टी भी देगी और एक्स्ट्रा जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी बेनिफिट्स देगी। सो दोस्तों वैकेंसी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत फायदेमंद है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारे पास में जो वैकेंसीज हैं उनमें से सबसे बेस्ट वैकेंसी ये है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सच में ये ऐसी वैकेंसी जिसमें कम खर्चे में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी रियली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है कि मतलब कहा जाए ये कंटिन्यू रिक्वायरमेंट चलेगी तो भी हम इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। और ये इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं गया। अब 2 ईयर्स में किसी कंपनी में कोई बंदा नहीं गया हो तो कितना काम हो सकता है आप समझ सकते हैं। बंदे नहीं गए लेकिन आने वाले जरूर आए हैं, तो काम बहुत अटका हुआ है। इसलिए अभी कंपनी ने अपडेट किया कि अब मेडिकल शुरू हो गया है। 15 को मुंबई में 9 बजे तक पहुंचना होगा। मुंबई जो लोग पहुंच जाएंगे उन लोगों का मेडिकल मिस करवा के, बायोमेट्रिक करवा के उनका वीज़ा एप्लीकेशन में करवा देंगे। क्राइटेरिया मैंने वीडियो में बता दिया है, सैलरी वगैरह क्या मिलने वाली सब कुछ मैंने वीडियो में बताया। आप टीम को जब कॉल करेंगे तो आप प्रोसेस के बारे में पता करेंगे, मेडिकल के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और आप जब इन्फॉर्म करोगे तो आप टिकट बुक करके हमारी टीम को भेज दोगे, उसके बाद हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट करना होगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप कलीग को कॉल करेंगे, क्योंकि कलीग आपको बाकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वो आपको प्रोसेस कैसे होगी, सर्विस चार्ज कितना लगेगा और आपको मुंबई में कहाँ पर आना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। मुंबई में मुंबई सेंट्रल पे आप लोग मिलेंगे 9 बजे तक, 9-10 बजे तक 15 तारीख को। और 15 और 16 तारीख को मैं मुंबई में रहूँगा, इसलिए ऑफिस में नहीं मिलूंगा। जो लोग ऑफिस में आने का प्लान कर रहे हैं वो लोग 15 और 16 को नहीं आएंगे,
बाकी अभी से लेकर 14 तक आएंगे और 17 18 को आएंगे, और 18 के बाद 19 से लेकर कंटिन्यू छुट्टी रहेगी 28 तक। सो दोस्तों जो लोग भी मेडिकल के लिए आने वाले हैं वो हमारी टीम को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, टिकट बुकिंग कर लें, टिकट बुक करके हमें सेंड कर दें, क्योंकि उनको फर्स्ट स्लॉट में डाल देंगे। और जैसा कि मैंने बहुत पहले अनाउंस किया था कि मलेशिया के बैच को मैं खुद ड्रॉप करने जाऊँगा या फिर मेरे ऑफिस से कोई ना कोई ड्रॉप करने जाएगा, तो वो डेफिनेटली ऐसा होगा। इसलिए जो फर्स्ट बैच में जाने वाले हैं वो लोग अगर अभी इसमें मेडिकल करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे साथ में जाने का उनको मौका मिलेगा। और जब कोई बैच जाता है एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जब कोई फर्स्ट जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो वो उनकी मेमोरी बन जाती है। उस मेमोरी को अच्छा बनाने के लिए अगर आप फर्स्ट बैच में जाएंगे तो बहुत एक्साइटमेंट होगा, बहुत ही एक रोमांचक जो यात्रा बनेगी वो बनेगी। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें और मेडिकल की इन्फॉर्मेशन उनको दें, अपना टिकट बुक करके टीम को व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आई तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।